Good morning, students. Last lecture we are discussing about the paging and segmentation. Today we are discussed about virtual memory. This is Sandeep. Let's start today topic. Okay, guys. First of all, we are discussed about what is virtual memory. What are the significance of the virtual memory? The first significance of virtual memory is that it's provide the illusion of programmer that is a process whose size is larger than the size of main memory can be executed. That is called virtual memory. Let's see here in this diagram. अगर हमारा मेन मेमोरी का साइज आपके प्रोसेस के साइज से कम है तो आप उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं मेन मेमोरी के ऊपर नहीं, बट आपको वर्चुअल मेमोरी ये फैसिलिटी ये इल्यूजन प्रोवाइड कराती है, तो यू कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस हु साइज इज लार्जर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का साइज आपका फाइनाइट साइज है, ठीक है ना। आज के टाइम में जो लेटेस्ट सिस्टम है उनमें रैम 8 GB रैम है, आपका 16 GB रैम है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये एक फाइनाइट साइज है आपका मेमोरी का, बट आपका प्रोसेस का साइज सपोज करो इस यहाँ पर P1 प्रोसेस है, उसका साइज क्या है, अगर आपका मेन मेमोरी के साइज से ज़्यादा है तब आप उस प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट करा सकते हो किसके ऊपर, मेन मेमोरी के ऊपर। दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पर यूज होता है आपका कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी का। कैसे करते हो? सेकंड थिंग इज दैट डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से मतलब क्या है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस को चाहते हो, यानी कि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हो आपके प्रोसेसर का, तो आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस कहाँ पर हो, मेन मेमोरी में अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हमने लास्ट में डिस्कस किया था पेजिंग का कॉन्सेप्ट कि हमारे जो इतने भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं उन्हें हम डिफरेंट पेजेस में डिवाइड करते हैं इक्वल साइज के। सपोज करो मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, और उनको मैंने क्या किया है, डिफरेंट साइज के सेम साइज के डिफरेंट पेजेस में डिवाइड किया है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अच्छी हो। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अच्छी होने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोसेस मेरे किसी में मेन मेमोरी में अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम करते क्या है कि हम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीटली मेन मेमोरी के अंदर नहीं रखते, हम उस प्रोसेस के कुछ नंबर ऑफ पेजेस को एंट्री दे देते हैं किसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। सपोज करो मेरे पास 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर पेज 0 लिया है, P1 का पेज 2 लिया है, P2 का। इस तरीके से मैंने डिफरेंट प्रोसेस के डिफरेंट पेजेस को एलोकेट कराई है मेन मेमोरी का। इसका बेनिफिट क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस आपके मेन मेमोरी के अंदर रहेंगे। जस्ट लाइक अगर सिंपल एग्जांपल से हम समझे कि हमारी क्लास में ना कुछ 60 अराउंड स्टूडेंट हैं, और 60 अराउंड स्टूडेंट्स की मैंने कुछ टीम्स बनाई है, लाइक दैट मैंने 5 मेंबर्स की टीम्स बनाई है। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जहाँ पर मैंने गैदर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारी टीम्स कम से कम अवेलेबल हो, बट वहाँ पर जो साइज़ है गैदरिंग, जहाँ पर आपने वो गैदरिंग की है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की, वो साइज़ कम है, तो आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे वहाँ पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तो उस टाइम पे आप करते क्या है कि भाई आप हर टीम से 1 या 2 मेंबर को वहाँ पर प्रेजेंट रखें और वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट करें, और जिस मेंबर की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से अपनी सीट को रिप्लेस करके अपने उस मेंबर को वहाँ पर सीट दे दे। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स के रिप्रेजेंटेटिव आपके हॉल में अवेलेबल होंगे और मैक्सिमम नंबर टीम का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होगा। इसी टाइप से हम कंप्यूटर साइंस में प्रोसेस के केस में करते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं आपके, उनके आपके कुछ पेजेस को आप किसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख देते हो, ठीक है ना। और फिर जिस भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप CPU के ऊपर एग्जीक्यूट कराते हो। बट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर कि अगर कोई प्रोसेस P1 है मेरा और P1 का साइज मेन मेमोरी के साइज से ज़्यादा है, तो जब वो प्रोसेस ही उस मेमोरी में फिट नहीं होगा तो वो CPU पे एग्जीक्यूट कैसे होगा।
दैट्स द प्रॉब्लम इज देयर। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज एक एग्जांपल है मेरे पास कि मेरे पास कोई सीपीयू है, ये सीपीयू किसी पेज P1 की रिक्वायरमेंट करता है और इसने P1 की रिक्वायरमेंट की पेज टेबल P1 से, और यहाँ पर रिक्वेस्ट की है इसने किसकी, पेज नंबर 1 की, प्रोसेस P1 के। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर इसने फाइंड आउट किया कि पेज नंबर 1 पे, ठीक है ना, प्रोसेस P1 पे पेज जो है वो यहाँ पर मिसिंग है, पेज मिसिंग है, क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से हम क्या करते हैं, जब भी आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है कोई भी सीपीयू, और लॉजिकल एड्रेस उसने किसके लिए किया है, किसी प्रोसेस P1 के पेज 1 के लिए सपोज करो उसने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है। तो हम मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की हेल्प से क्या करते हैं, मेन मेमोरी से उस पेज को पिक करते हैं। सपोज करो मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट में आपका पेज वो अवेलेबल नहीं है, तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पेज फॉल्ट। दैट मीन्स अगर पेज आपको मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पेज फॉल्ट अकर हुआ। तो जब पेज फॉल्ट अकर होता है तो क्या करता है, सीपीयू सीधा अप्रोच करता है किसके पास, हार्ड डिस्क के पास अप्रोच करता है। किसके पास अप्रोच करेगा, हार्ड डिस्क के पास अप्रोच करता है। वहाँ पर हम किसके पास जाएंगे, हम किसी प्रोसेस P1 के पास गए, P1 पास से लेट्स सी हमने देखा कि वहाँ पर आपका पेज नंबर P1 अवेलेबल है, और उस P1 पेज को हम कहाँ पर स्टोर करेंगे, हम सबसे पहले उसे लेके आएंगे मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में जो भी फ्री स्पेस अवेलेबल होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसे स्टोर कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्रेम नंबर किस पे किया है, हमने इसे 7 पे किया है। तो अब क्या होगा, ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम इसका एड्रेस कहाँ पे देंगे, यहाँ पर पेज टेबल के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस P1 है इस कहाँ पर मिला है, फ्रेम नंबर 7 को, तो ये यहाँ पर 7 हम उसका पिट कर देंगे। इससे आपका क्या होगा, सीपीयू को ये पेज अवेलेबल हो जाएगा, और सीपीयू को ये पेज अवेलेबल होगा तो सीपीयू से एग्जीक्यूट कर लेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी। इसके आपके डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स अवेलेबल है जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें आपका फीपो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, LRU रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम है। ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है जिनके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, और मैक्सिमम टाइम यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। होता क्या है, क्यों हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं, अगर यहाँ पर हम देखें तो जो हमारे जो मेन मेमोरी का साइज है वो फाइनाइट है, वो लिमिटेड है, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस को यहाँ पर नहीं रख सकते। तो हम उस टाइम पे एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं कि हम पेज स्वैप इन और स्वैप आउट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कि हम इन प्रोसेसेस से पेज को मेन मेमोरी के अंदर एंट्री देते हैं, और इन जिन पेजेस की नो लॉन्गर लंबे टाइम के लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उन पेजेस को क्या करते हो, वापस पेज स्वैप आउट करते हो और हार्ड डिस्क में पुट कर देते। होता ही है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेन मेमोरी के साइज को इंक्रीज करते हो वर्चुअल मेमोरी में, नहीं, आप पेज इन और पेज आउट का कॉन्सेप्ट, जैसे अपने डिमांड पेजिंग के कॉन्सेप्ट में, कि हम मेन मेमोरी में तभी उसी पेज को रखेंगे जिस पेज की हमें रिक्वायरमेंट एक्चुअली होती है। तो इस स्ट्रेटजी को आप क्या बोलते हो, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बोलते हो। जिस पेज की आपको रिक्वायरमेंट है उस पेज को आप क्या करते हो, स्वैप इन और स्वैप आउट करते हो। इन्हीं एल्गोरिथम में हम बेसिकली कैलकुलेट क्या करते हैं, पेज फॉल्ट, कितने पेज फॉल्ट अकर हुए। पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब सीपीयू किसी प्रोसेस से किसी पेज की रिक्वायरमेंट करता है और वो पेज आपका मेन मेमोरी में अवेलेबल ना हो, तो इसे आप क्या बोलते हो, पेज फॉल्ट अकर होता है उस कंडीशन में। इसी चीज़ को आप क्या बोलते हो, पेज फॉल्ट बोला जाता है। तो हुआ क्या, एक सिंपल प्रोसेस है यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का, जिसमें आपने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू ने किसी प्रोसेस P1 के पेज 1 के लिए रिक्वेस्ट की है। सेकंड नंबर पे आपने उसे रेस्पेक्ट में फ्रेम के रेस्पेक्ट में सर्च किया है, वहाँ पर वो पेज अवेलेबल नहीं था, दैट मीन्स पेज फॉल्ट अकर हुआ है सेकंड कंडीशन में। थर्ड